अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हैं एसोफेजियल डिजीज़। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इसको गर्ड भी कहते हैं। अब होता ये है कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो उसकी ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन होती है। अब उससे होता ये है कि एसोफेगस से नीचे होता है स्टमक और स्टमक से नीचे होता है ड्यूडेनम। तो जब एसोफेजियल स्फिंक्टर लोअर जो है वो रिलैक्स करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि एसोफेजियल म्यूकोसा गैस्ट्रोड्यूडेनल कंटेंट से एक्सपोज हो जाएगा। अब होता यह है कि नॉर्मली जो एसोफेजियल कंट्रैक्शंस होती हैं और स्वेलविंग ये एसोफेजियल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जब ये प्रोटेक्शन लॉस हो जाती है और प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से डेवलप होती है एसिड रिफ्लक्स, और इसको नॉर्मली हार्ट बर्न कहते हैं ड्यू टू इट्स कंप्लेंट। हिस्ट्री में पेशेंट आपके साथ आएगा हार्ट बर्न की कंप्लेन के साथ, कहेगा कि सीने में जलन हो रही है और वो रिलेट होगा विद मील्स, क्योंकि हार्ट बर्न के और भी कॉज हो सकते हैं, कुछ चेस्ट पेन हो सकती है या रेस्पिरेटरी इशू भी हो सकता है, लेकिन विद मील्स जो है वो जीआईटी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा ये कि 30 to 90 मिनट्स आफ्टर मील ही विल बी कंप्लेन ऑफ पेन। नेक्स्ट थिंग जो है वो है रीगर्गिटेशन इसलिए होती है कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से लोअर साइड ऑफ एसोफेगस में इन्फ्लेमेशन और अदर चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से होता है ये कि फूड इजीली स्वेलो नहीं हो पाती। जब एग्जामिनेशन आप करेंगे तो नॉर्मल हमें मिलेगा साहब। इसके पहले अब इन्वेस्टिगेशन जो है करने से पहले हम इसकी तरह कॉजेज़ देख लेते हैं। होता ये है कि ये फूड बोलस आ रहा है, अब या तो स्फिंक्टर की टोन कम हो जाए या वो इनअप्रोप्रिएटली रिलैक्स करे, तो होगा ये कि फूड बोलस के साथ साथ ये गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो है ये भी ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट थिंग ये है कि डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग मीन्स कि फूड इस एरिया में एकोमुलेट हो गई है और यहाँ से पाइलोरिक एंड से बाहर नहीं जा रही, तो इसका मतलब यह है कि इंक्रीज प्रेशर की वजह से स्फिंक्टर से फूड एसोफेगस में आ जाएगी। इसी तरह जो है इंक्रीज इंट्रो एब्डोमिनल प्रेशर, और उसमें भी यही होगा कि प्रेशर इंक्रीज करेगा और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर से रिफ्लक्स जो है वो एसोफेगस में आएगा और एसोफेजियल म्यूकोसा को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट थिंग इज अबनॉर्मल क्लियरेंस। अब क्लियरेंस में ये होता है कि नॉर्मली पेरिस्टाल्टिक वेव आती है और एसोफेगस को रिमूव करती है उसके कंटेंट्स को, लेकिन अगर एसोफेजाइटिस हो गया उसकी वजह से ये होता है कि क्लियरेंस नहीं हो पाती, इसकी वजह से एसोफेजियल म्यूकोसा डैमेज होने लग जाता है। उसके बाद आ जाता है हर्निया में मेनली आता है हियाटल हर्निया। अब हियाटल हर्निया जो है वो स्लाइडिंग है और पैरा एसोफेजियल है। अब हियाटल हर्निया का मतलब ये है कि ये जो स्टमक का फंडल एंड है, अब ये अगर तो ये लेट सपोज दिस इज डायफ्राम एंड दिस इज डायफ्राम एंड दिस स्फिंक्टर इज बिलो द डायफ्राम। अगर ये एसोफेजियल स्फिंक्टर ऐसे अबव द डायफ्राम हो जाता है, हर्निएट कर जाता है और एसोफेगस को ब्लॉक कर देता है ऐसे, तो इसको कहते हैं स्लाइडिंग हियाटल हर्निया और इसकी ट्रीटमेंट मेडिसिनल होती है और साथ लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं आपने। लेकिन अगर ये फंडस जो है ये डायफ्राम से ऊपर ऐसे हर्निएट कर जाता है, यहाँ पे स्फिंक्टर बिलो द डायफ्राम ही है, सो दिस इज़ नॉट हैपनिंग बट दिस फंडस मूव्स अपवर्ड, तो इसको कहते हैं पैरा एसोफेजियल। इसके लिए हम करते हैं कि गैस्ट्रोपेक्सी करते हैं। गैस्ट्रोपेक्सी में ये होता है कि हम जो रेक्टस शीथ है उसके साथ सर्जरिकल अटैचमेंट कर देते हैं फंडस ऑफ द स्टमक की। उसके बाद आ जाता है डाइटरी चेंजेस। अब डाइटरी चेंजेस में या तो कॉफ़ी, अल्कोहल, टी, जो भी एसिडिक ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट, फैट, ये सारी चीज़ें हम अगर फूड बोलस के साथ साथ इंजेस्ट करेंगे तो इसकी वजह से भी जो है वो एसिड रिफ्लक्स का इम्पैक्ट इंक्रीज़ होगा। ये तो सारी थी इसकी कॉजेज़। अब इन्वेस्टिगेशंस में जीआईटी में मेनली इन्वेस्टिगेशंस इनिशियली क्लिनिकली हम उसको डायग्नोज करेंगे। टिपिकल फीचर्स आएंगे हार्ट बर्न, रीगर्गिटेशन। एटिपिकल में क्या क्या हो सकता है कि एटिपिकल में रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन हो सकती है, इंजाइना को मिमिक कर सकता है, एस्पिरेशन हो सकती है, इसकी वजह से एस्पिरेशन, निमोनिया, लैरिंक्स में लैरेंजियल नर्व इन्वॉल्व हो सकती है, लैरिंजाइटिस से हॉर्सनेस, कैंसर हो सकता है, वेट लॉस, डिस्फेजिया, तो ये सारे अलार्मिंग फीचर्स हैं। नॉक्टर्नल अस्थमा होता है कि लेट नाइट कफ शुरू हो जाती है और वो मील्स के बाद ड्यू टू डिफरेंट बॉडी पोजीशंस, लाइक पेशेंट जो है वो स्लीपिंग पोजीशन में लेटा है और बेड का जो है वो हेड इतना लो है कि उसकी वजह से उसको कफ शुरू हो गया रिगर्गिटेशन की वजह से, तो इसकी एक ये भी ट्रीटमेंट होती है कि आप बेड हेड को अपवर्ड मूव करें। उसके साथ साथ होता है वाटर ब्रश। अब वाटर ब्रश ये होता है कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में एसिड रिफ्लक्स की वजह से, गैस्ट्रिक कंटेंट्स की वजह से स्लाइवरी सिक्रीशन होती है, रिफ्लेक्स, इसको कहते हैं वाटर ब्रश, और इसकी वजह से माउथ में एसिडिक टेस्ट या मेटलिक टेस्ट आता है।
अब इन्वेस्टिगेशंस ऑफ चॉइस कौन सी है, क्लिनिकली हमने ये डायग्नोज कर लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हुआ तो उसकी वजह से हम करेंगे एंडोस्कोपी फॉर अलार्मिंग फीचर्स लाइक पेशेंट प्रेजेंटिंग विद डिस्फेजिया, ओडाइनोफेजिया मीन्स पेनफुल स्वेलिंग, ना साथ वेट लॉस होगा फॉर कैंसर एंड ब्लीडिंग हो रही है। सो लेकिन अगर एंडोस्कोपिक से भी डायग्नोस नहीं हुआ और अनक्लियर डायग्नोसिस है तो 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग जो है वो डेफिनेटिव होती है। इसमें होता है कि पीएच बिलो 4 फॉल कर जाती है। इसके लिए एक होता है डेमिस्टर स्कोर। अब डेमिस्टर स्कोर की डिटेल्स की बजाय हम बस सिर्फ ये बताते हैं अगर 14.7 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि इट्स सजेस्टिव ऑफ गर्ड। उसमें वो आ जाता है कि पीएच 4.4 से है, फॉल की है, कितनी देर तक फॉल की है और कितनी एपिसोड्स हैं, डिफरेंट उसमें सिनेरियोज आ जाते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इसके साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस इसमें 2-3 है, उसमें मेन हमने याद करनी है एसोफेजाइटिस। अब एसोफेजाइटिस को हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। इसका निमोनिक है पीस निमोनिक इसलिए है कि पी से जो है वो है मेनली हमारा डिफरेंट टाइप्स की एसोफेजाइटिस के कॉजेज़ हैं, लेकिन अगर ड्रग्स को हम पिल्स में कर लेते हैं तो पी से है हमारा पिल्स। सो अगर ड्रग्स की बात करें तो केसीएल है, एनसेड्स, बिसफॉस्फोनेट्स और डॉक्सीसाइक्लिन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं, डिफरेंट इनके इफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से एसोफेजाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट थिंग आई से है इन्फेक्टिव में आ जाता है कैंडाइडियासिस, जो ओरल एंटीबायोटिक्स और या स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं उनमें ये डेवलप हो जाता है। इसमें येलो वाइट प्लैक्स बनते हैं। उसकी ट्रीटमेंट है फ्लूकोनाजोल। इसमें HIV पेशेंट्स में ये कॉमनली होता है। तो अगर CD4 काउंट जो है वो हमने चेक करना है, अगर बिलो 50 है तो वो कैंडाइडियासिस का कॉज ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट थिंग जो है वो हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस है। हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस और साइटोमेगालो में फ़र्क यह है कि उसमें स्मॉल डीप अल्सर्स होते हैं, लेकिन इस साइटोमेगालो में लार्ज सुपरफिशियल अल्सर्स होते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन होती है। इसमें इंट्रा न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक दोनों इंक्लूजन होती हैं। अब ट्रीटमेंट में भी फ़र्क है कि उसमें ए साइक्लोवियर देनी है IV, इसमें जो है वो जैन साइक्लोवियर IV देनी है। अब पीस के बाद नेक्स्ट थिंग जो है वो है ई। अब ई जो है वो है इओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस। अब ये होता है कि एलर्जिकली जो एटोपिक इंडिविजुअल्स होते हैं सस्पेक्टेबल, उनमें ये डेवलप होता है एसोफेजियल म्यूकोसा की इओसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होती है, जिसको चेक करने के लिए हम बायोप्सी भी कर सकते हैं। और अगर एंडोस्कोपिक करेंगे तो उसमें मल्टीपल कंसेंट्रिक रिंग्स, ऐसे एंडोस्कोपिक में हमें व्यू मिलेगा कंसेंट्रिक रिंग्स का। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है इओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस की मेनली PPIs ही हैं, और साथ अगर स्टीरॉयड्स अगर हम लाइक एलर्जी में नॉर्मली टॉपिकल स्टीरॉयड्स यूज़ करते हैं तो इसमें भी वही यूज़ करेंगे 8 to 12 वीक्स के लिए। नेक्स्ट थिंग सी से मीन्स करोजिव्स में अल्कलीज और एसिडिक दोनों आएंगे, लेकिन अल्कलीज मेनली मोर डैमेजिंग होते हैं क्योंकि वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कॉज करते हैं, उनकी पेनिट्रेशन डीप होती है। ट्रीटमेंट कभी भी न्यूट्रलाइज नहीं करना आपने पीएच को फ़ौरन, कि अगर एसिड दिया है तो उसको साथ बेस से न्यूट्रलाइज कर दिया, अगर बेस है तो एसिड से न्यूट्रलाइज कर दिया। आपने करना यह है कि सबसे पहले एयरवे सपोर्ट देनी है, इंट्यूबेशन करनी है, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग करनी है, साथ उसकी हीमोडायनेमिक स्टेटस मेंटेन करना है, और एंटीबायोटिक्स एज अ प्रोफिलैक्टिक देनी है साथ। सो ये हो जाएगा क्रोजिव्स। और एवरीथिंग एल्स बनता है ई से, इसका मतलब है ड्यू टू गर्ड। अब गर्ड की वजह से जो एसोफेजाइटिस होता है वो उसमें मेनली बैरेट एसोफेगस डेवलप हो जाता है आगे। ये सेकंड कॉम्प्लिकेशन है। सो एक आपने कॉम्प्लिकेशन एसोफेजाइटिस पढ़ी जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसोफेजाइटिस हैं। और अगर बैरेट एसोफेगस की बात करें तो इसमें होता यह है कि इंटेस्टिनल जो लाइनिंग होती है वो कोलमिनर होती है और एसोफेजियल होती है स्क्वेमस। सो स्क्वेमो कोलमिनर रिप्लेसमेंट होती है और इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया इसलिए कहते हैं क्योंकि कोलमिनर लाइनिंग नीचे इंटेस्टिनल वॉल की होती है। और 50 पेशेंट होता है। गर्ड या बाइल रिफ्लक्स या पेंक्रियाटिक पेप्सिन एंजाइम कोई भी कॉज हो सकता है नीचे इंटेस्टिनल रिलेटेड। सो उसमें ये होता है कि ये MCQ भी इंपॉर्टेंट है कि बैरेट एसोफेगस में मल्टीपल बायोप्सीज करते हैं, और बायोप्सी मेनली एसोफेगस, बैरेट एसोफेगस या फिर एसोफेजियल कैंसर के लिए ही मेनली करते हैं। ट्रीटमेंट ये होता है कि बैरेट एसोफेगस को नॉर्मली ये रिफ्रैक्टरी होते हैं PPI से, लेकिन स्टार्ट हम PPI से ही करते हैं, और अगर हाई ग्रेड हो जाए तो फिर रेडियो एब्लेशन या फोटोडायनेमिक थेरेपी, और अगर कोई चीज़ ना बचे तो एंड पे एसोफेजेक्टमी। साथ होता है कि अननोन ब्लीडिंग हो सकती है एसोफेजाइटिस की वजह से, तो या फिर हर्निया जो है उसके सैक से ब्लीड हो सकता है, नेक से हो सकता है, मेनली नेक ऑफ सैक से, तो उसकी वजह से होता है कैमरॉन लीजन, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज़ बिनाइन एसोफेजियल स्ट्रिक्चर्स ये होते हैं कि कोई भी कंप्रेशन डेवलप हो जाए तो डिस्फेजिया हो जाएगा,
सॉलिड्स को मेनली। तो डायग्नोसिस में आ जाता है कि आपने एंडोस्कोपिक व्यू से चेक करना है कि स्ट्रक्चर तो डेवलप नहीं है, और अगर स्ट्रक्चर है तो कंप्रेशन है, उसको ओपन करने के लिए बैलून डायलिटेशन विद एंडोस्कोपी और साथ पीपीआईज। नेक्स्ट थिंग इज़ गैस्ट्रिक वॉल्वुलस। ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। गैस्ट्रिक वॉल्वुलस होता है कि जो हाइटल हर्निया वो ट्विस्ट कर जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वॉल्वुलस डेवलप हो जाता है। अब जब बेरियम स्वेलो करेंगे या चेस्ट एक्सरे या एंडोस्कोपिक, बेरियम स्वेलो या एंडोस्कोपिक मेनली हम करते हैं हर्निया के लिए, तो उसमें जो है वो हमें एसोफेजियल एंड पे जो है वो एक ट्विस्टेड हर्निया नज़र आएगा, डायलेटेड पोर्शन एक नज़र आएगा। ट्रीटमेंट उसमें मेनली इसमें यही है कि सर्जरी ही करनी है हर्निया के लिए। वो मैंने बताया कि स्लाइडिंग का क्या और दूसरा पैरासोफेजियल की क्या ट्रीटमेंट। अब सारी ट्रीटमेंट जो जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी सेपरेट ट्रीटमेंट, लेकिन गर्ड की जो मेन ट्रीटमेंट है वो ये है कि लाइफस्टाइल चेंजिंग, इंक्रीज इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर गैस्ट्रिक एम्पटिंग की वजह से होता है, या डाइटरी फूड, सो नो मील बिफोर स्लीप, जो नॉकटर्नल सिम्टम्स को कंट्रोल करना है, बेड एंड को रेज करना है ताकि रिगर्गिटेशन ना हो, नो स्मोकिंग। अगर एपिसोड 2 से कम है तो स्टेप अप थेरेपी मीन्स के पहले H2 एंटेगोनिस्ट लाइक रेनाटेडीन, सिमेटाडीन या एंटासिड्स यूज़ करने हैं लो डोज में, फिर डोज इंक्रीज़ करनी है, फिर पीपीआई अगर इनसे आराम नहीं आ रहा तो पीपीआई यूज़ करने हैं, और पीपीआई अगर लो डोज के बाद आराम नहीं आ रहा तो हाई डोज। अगर 2 एपिसोड से ज़्यादा हैं तो स्टेप डाउन मीन्स कि इनिशियली आप H2 ब्लॉकर्स या एंटासिड से यूज़ स्टार्ट करें। पीपीआई फुल डोज में दें फॉर 8 वीक्स। अगर फुल डोज से आराम नहीं आ रहा, तो आराम आ गया, गुड रिस्पांस है, तो मेंटेनेंस डोज पे ले आएँ। लोडिंग डोज के बाद मेंटेनेंस डोज लाइक थोड़ी थोड़ी डोज देनी है, और साथ फिर आराम आता जा रहा है तो H2 ब्लॉकर्स और फाइनली एंटासिड। लेकिन अगर रिस्पांस पुअर है तो सबसे पहले आपने पीएच मॉनिटरिंग करनी है। अगर मॉनिटरिंग नॉर्मल है इसका मतलब है कि कोई डायग्नोसिस आपसे गलत हुआ है, और अगर पीएच मॉनिटरिंग नेगेटिव पॉजिटिव आ गया और मॉनिटरिंग में पीएच फॉल है तो आपने एंड पे जो करना है वो है निसल्स फंडोप्लाइकेशन। फंडोप्लाइकेशन ये होता है कि ये एसोफेगस है, ये फंडस ऑफ द स्टमक है, सो फंडस को जो है वो एसोफेगस के अराउंड स्टिच कर देते हैं। इसकी वजह से ये होता है कि टोन इंक्रीज़ कर जाती है और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाती है। तो ये था गर्ड का टॉपिक।